सत्र 8 हिंसा के विरुद्ध कदम उठाना। सत्र 8 में आपका स्वागत है। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार की चर्चा सत्र में आपका स्वागत है। तो आइए इस सत्र के उद्देश्यों को हम भली भांति समझ लें। इस सत्र के अंत तक सभी किशोर प्रतिभागी समझ पाएंगे कि लिंग आधारित हिंसा, महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा और यौन हिंसा क्या है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। सभी किशोर प्रतिभागी ये भी समझ पाएंगे कि हिंसा के खिलाफ क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो आइए अब हम सभी लोग एक गोला बनाकर बैठ जाएं, ताकि सभी सदस्यों को एक दूसरे से बात करने और सुनने का मौका मिले। इन दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुन लें। अपने शरीर या यौवनारंभ के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप प्रश्न पेटी में डाल सकते हैं, जिसे आप सार्वजनिक तौर पर पूछना पसंद नहीं करेंगे। इन प्रश्नों पर समूह के साथ अंत में चर्चा होगी। सत्र के दौरान हमें कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी, जो यहाँ उपलब्ध है और समय आने पर आप उनका प्रयोग कर पाएंगे। हम आज हिंसा के बारे में बातें करेंगे। अपने खिलाफ या किसी और के खिलाफ जानबूझकर शारीरिक शक्ति या बल के प्रयोग करना या इस संदर्भ में धमकी देना, जिसके परिणाम स्वरूप चोट, मौत, मानसिक क्षति, अवरुद्ध विकास या हानि होती है या होने की संभावना भी बनती हो, तो वह हिंसा है। किसी भी परिस्थिति में हिंसा या शोषण को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अगर हम जेंडर आधारित हिंसा की बात करें, तो किसी व्यक्ति के खिलाफ उसके जेंडर को लेकर समाज से किसी प्रकार की भी उपेक्षा मिले तो उसे भी हिंसा ही कहेंगे। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ इस तरह की हिंसा अक्सर होती है और ये परिवार के भीतर भी होता है। इसमें यौन हिंसा भी शामिल है। समुदाय के स्तर पर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा में बलात्कार, यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और धमकी, महिलाओं और लड़कियों की तस्करी और जबरदस्ती, वेश्यावृत्ति में डालना भी शामिल है। यौन हिंसा वह हिंसा होती है जहां ताकत, दबाव, धमकी के आधार पर उनके जीवन के लिए संकट उत्पन्न किया गया हो। इसमें बलात्कार, जबरन संभोग, छेड़छाड़, अनैच्छिक यौन व्यवहार या यौन उत्पीड़न या फिर किसी काम के एवज में यौन संबंध की मांग आदि शामिल है। इसमें बच्चों का यौन शोषण, बाल विवाह, जबरन विवाह, गर्भ निरोधक के उपयोग की अनुमति ना देना और यौन संचारित संक्रमण से बचने के लिए कदम ना उठाने देना, कुंवारेपन का अनावश्यक निरीक्षण, महिला जननांग विच्छेदन, जबरन वेश्यावृत्ति या मानव तस्करी, बच्चे को किसी के निजी अंग स्पर्श करने के लिए कहना, बच्चे को जबरन अश्लील फिल्म दिखाना, बच्चे को लेकर पोर्नोग्राफी बनाना आदि शामिल हैं और इसी समाज में अक्सर देखने सुनने को मिल ही जाता है। यूएनसीआरसी का अनुच्छेद 19 कहता है कि बच्चों को शारीरिक और मानसिक हिंसा, दंड, चोट, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से सुरक्षित होने का अधिकार है। व्यक्ति को इतना सशक्त होना चाहिए कि वह दुर्व्यवहार और हिंसा, चाहे जिस भी प्रकार की हो, उसे ना कह सके। और हाँ,
अक्सर इस प्रकार की हिंसा निकट संबंधियों द्वारा ही किए जाते हैं। यह घरेलू हिंसा के दायरे में भी आता है। घरेलू वातावरण में अगर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ हिंसा या अन्य दुर्व्यवहार हो तो वह घरेलू हिंसा है। यह शादी या बिना शादी के साथ में रहने वाले दंपतियों के बीच भी हो सकता है। जब एक पति द्वारा पत्नी या यौन साथी के साथ या फिर पत्नी द्वारा पति या यौन साथी के साथ की जाती हो तो वह अंतरंग साथी हिंसा कहलाता है। घरेलू हिंसा में बच्चे या बुजुर्गों के साथ होने वाली हिंसा भी शामिल है। यह शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक, आर्थिक, धार्मिक, प्रजनन और यौन शोषण सहित कई रूप में होता है। इस सत्र के अंत तक हम सब यह जरूर समझ पाएंगे कि लिंग आधारित हिंसा, महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा और यौन हिंसा क्या है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यह भी समझ पाएंगे कि हिंसा के खिलाफ क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो चलिए शुरुआत की जाए। पिछले सत्र में हमने जेंडर और यौनिकता के बारे में बात की थी। आपको समझ है कि सेक्स हमेशा यौन अंगों और यौनिकता से ही जुड़ा नहीं रहता। यह हमारे विचारों, हमारी क्रियाओं, नीतियों और भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। यौनिकता के बारे में कुछ भी शर्मिंदगी या खराब महसूस करने वाली बात नहीं है। जेंडर यौन विकल्प या व्यक्तिगत पसंद नापसंद से परे है और इसका सम्मान होना चाहिए। हर व्यक्ति समाज के दूसरे सदस्यों से आदर और सम्मान पाने का अधिकारी है। यौन व्यवहार में लड़के या लड़कियां दोनों में कोई भी पहल कर सकते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यौनिकता के बारे में विभिन्न लोगों की पसंद अलग अलग हो सकती है और यौनिकता से जुड़े निर्णय लेने में हम परिपक्वता और जिम्मेदारी का हमेशा परिचय दें। चलिए अब इस सत्र के अभ्यासों में चलते हैं। अभ्यास 1, यौन हिंसा को समझना। अहिंसा। इस शब्द के बारे में सोचें। इस शब्द से क्या समझते हैं? ललिता और बाबू की बैठकों में हमने हिंसा और हिंसा के प्रकार के बारे में बात की थी। उन बातों का फिर से स्मरण कर ले। आपने जेंडर आधारित हिंसा की परिभाषा, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा, यौन हिंसा और घरेलू हिंसा की परिभाषा को जरूर अच्छी तरह समझ लिया होगा। इस सत्र में हम इसे और बेहतर तरीकों से समझेंगे। अब आप इस परिस्थिति को सुनें। सीमा और उसके मित्र नजदीक के गांव के बाजार से देर शाम लौट रहे हैं। रास्ते में उनके सामने लड़कों का एक समूह पड़ता है। लड़के छेड़छाड़ करना और फिल्मी गाने गाना शुरू कर देते हैं। सीमा और प्रिया को शर्मिंदगी महसूस होती है। अब इस परिस्थिति का हम एक रोल प्ले भी कर सकते हैं। रोल प्ले के दौरान आप यह महसूस कर सकते हैं कि इस परिस्थिति में क्या हो रहा है। क्या हम ऐसी चीजें अपने आसपास होते हुए देखते हैं? क्या लड़कों को सीमा और प्रिया पर ताना मारना चाहिए? आइए रोल प्ले करते हैं। आप सभी प्रतिभागी 3 समूहों में बंट जाएं और अगले कुछ समय में अपने अपने समूहों में रोल प्ले तैयार करें।
हर समूह को प्रस्तुति के लिए 5 मिनट मिलेगा। आगे की परिस्थितियों में भी इसी तरह आप रोल प्ले कर सकते हैं। अब एक और परिस्थिति का अवलोकन करें। सोनल 16 साल की लड़की है। वह पास के राज्य में कपास के खेत में काम करने के लिए गई है। काम काफी तनाव भरा है और सोनल को सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक काम करना पड़ता है। माह के अंत में वह संवेदक जिसके जरिए वह काम करने गई थी, वह कहता है कि वादा किया गया पैसा तब तक वह नहीं देगा जब तक सोनल उसके साथ सोने के लिए तैयार नहीं होती। सोनल बहुत परेशान और डरी हुई है। क्या यह ठीक है कि बिचौलिया सोनम को वादा किया हुआ पैसा नहीं देना चाहता और उसका शोषण करना चाहता है? कुछ इस तरह की परिस्थिति भी हो सकती है जो श्रीधर के साथ हुई। श्रीधर 17 साल का एक युवा है। वह पढ़ना चाहता है, लेकिन पढ़ाकू होने की वजह से उसकी कक्षा के कुछ लड़के उसे छेड़ते हैं। वे उसे सताते हैं और उससे अपना होमवर्क करवाते हैं। एक दिन स्कूल के बाद उन्होंने श्रीधर को घर नहीं जाने दिया और अपने साथ अश्लील फिल्म देखने के लिए उसे मजबूर किया। श्रीधर को ये बहुत बुरा लगा। क्या श्रीधर को इस तरह से सताना चाहिए? क्या उसे अश्लील चित्र देखने या अश्लील साहित्य पढ़ने के लिए मजबूर करना चाहिए? अब आप इन परिस्थिति में झांक कर देखें और सोचें कि यहाँ क्या हो रहा है। क्या आपने ऐसी चीजें अपने आसपास होते हुए देखा है? इन्हीं परिस्थितियों को बेहतर समझने के लिए अपने मित्रों के साथ कुछ रोल प्ले भी कर सकते हैं। अपने आप को श्रीधर और बाकी चरित्रों में रखकर खुद महसूस कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। आइए अब कुछ और जानकारी साझा कर लें। अभी जिन परिस्थितियों को आपने समझा, वे सब परिस्थितियां यौन हिंसा की है। हिंसा कहीं भी हो सकती है और उम्र और लिंग से परे किसी के साथ हो सकती है। हिंसा के मुख्य प्रकार हैं शारीरिक हिंसा, शारीरिक शक्ति का उपयोग करना या किसी को डराना, थप्पड़ मारना, धक्का देना आदि। यौन हिंसा, बिना उसकी इच्छा के किसी को यौन क्रियाकलाप के लिए मजबूर करना या धमकाकर संबंध बनाना। वित्तीय हिंसा, उधार लेकर व्यक्ति को पैसा वापस नहीं देना, ऐसा माहौल बनाना जिससे व्यक्ति पैसा कमाने के लिए बाहर ना जा सके, नौकरी खोजने के लिए बाहर ना जा सके, स्कूल जाने में बाधा पहुंचाना, विवाहित होने पर पति द्वारा वित्तीय सहायता से इनकार करना, एक के बाद दूसरे बच्चे के लिए
बार बार गर्भधारण के लिए मजबूर करना ताकि महिला काम पर वापस ना जा सके। यौन हिंसा का शिकार व्यक्ति अक्सर अपने आप को दोषी और शर्मिंदा महसूस करता है, लेकिन कभी भी इसमें शिकार का दोष नहीं होता और उसे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। जब भी ऐसी घटना हो, हमें इसे वयस्कों के साथ साझा करना चाहिए। हिंसा से निपटने और इसके खिलाफ खड़े होने के कई तरीके हैं। हमने ललिता और बाबू के पिछले सत्रों में इन पर चर्चा की है। अब हम एक और अभ्यास के माध्यम से इन पर चर्चा करेंगे। आइए फिर से एक खेल खेलते हैं। सभी गोल घेरे में बैठ जाएं। अब एक प्रतिभागी किसी एक क्रिया पर संकेत करेंगे। उनकी दाईं ओर खड़े प्रतिभागी पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो उनको अपने संकेत के बिल्कुल विपरीत उत्तर मिलेगा। उदाहरण स्वरूप, अगर तैरने की क्रिया का संकेत हो तो उत्तर मिलेगा कि मैं सो रहा हूं। प्रश्न करने वाले प्रतिभागी को उस उत्तर के अनुसार झूठा संकेत करना होगा, यानी सोने की क्रिया अब उनके दाईं ओर खड़े प्रतिभागी पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो फिर से विपरीत उत्तर मिलेगा और वे विपरीत उत्तर के अनुसार ही संकेत या क्रिया करेंगे। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक गोले में बैठे सभी प्रतिभागी की पारी न आ जाए। अभ्यास 2। कार्यवाही करना। किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। हिंसा से निपटने के कई रास्ते हैं। हमें सही तरह सावधानी से सोचकर सही रास्ता अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। कदम दर कदम हिंसा और भेदभाव से निपटने के लिए इस टूल का उपयोग करें। परिस्थिति ठीक से जाने पहचाने। क्या तरीके हो सकते हैं? समस्या का कारण क्या है? कौन मदद कर सकता है? और आवश्यकता के अनुसार संस्थान, बाल सुरक्षा समिति, स्थान या व्यक्ति का चयन करें जो मदद कर सके। हम उस स्रोत की पहचान करें जहां से सहायता मिल सकती है और उस स्रोत से सहायता मांगे। अब कुछ प्रश्नों के आधार पर एक हेल्प प्लान बनाएं। यदि आप या किसी अन्य को किसी तरह की हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, तो सबसे पहले किसकी मदद लेंगे और किससे संपर्क करेंगे? यदि कोई किशोर हिंसा का शिकार होता है, तो सबसे नजदीक का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौन सा है जहां उपचार के लिए जा सकते हैं? क्या आप अकेले स्वास्थ्य केंद्र जाएंगे या आप स्वास्थ्य केंद्र में किसके साथ जाना चाहेंगे? सबसे नजदीक का पुलिस थाना कौन सा है जहां आप या किशोर या बच्चा औपचारिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं? पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या कोई हेल्पलाइन है जो आपके आसपास काम करती है? यदि है, तो उसका नंबर क्या है? क्या वहाँ कोई गैर सरकारी संगठन है जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समाप्त करने के लिए काम कर रहा हो? दिखाए गए चार्ट में एक सूची है जहां हिंसा से निपटने के लिए सहायता ली जा सकती है। इस सूची में दिए गए उदाहरण के अनुसार आप हिंसा के विरुद्ध कदम उठाना शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सूची AFHC, IDC, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और CPC सदस्यों से लड़कियों और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से संबंधित कानूनों और अधिकारों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करें। कोई कौशल सीखें जिससे आत्मविश्वास से हिंसा का मुकाबला कर सकें
उदाहरण के लिए ऐसा कुछ जिससे आप अपनी रक्षा कर सकें, और ऐसे कौशल जो आने वाले समय में बाहर जाकर कमाने के लिए सशक्त कर सकें और आपके लिए मददगार साबित हो। अपनी एक कार्य योजना बनाएं। यह आपके लिए मददगार हो सकेगा और हिंसा का सामना होने पर आप उससे निपट सकते हैं। किसी से सहायता लेकर परिवार के विश्वासी स्रोतों से सहायता मांगे, लेकिन सावधान रहें। जब अपराधी परिवार का ही हो, विश्वासी मित्रों से सहायता मांगे। शिक्षक, सरपंच, आशा कार्यकर्ता, नर्स, सिस्टर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि से सहायता मांगे। प्रणाली की सहायता लेकर नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और थाने के बारे में जानकारी रखें। अपने साथ हमेशा लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन, चाइल्ड लाइन नंबर रखें। वैसी संस्थाओं के बारे में जानकारी रखें जो ऐसी परिस्थितियों में सहायता उपलब्ध कराती हैं। ये सत्र अब समाप्त होने पर है। आप जो सूचनाएं अपने सेल्फ हेल्प प्लान तैयार करने के दौरान एकत्र करेंगे, वो सभी के साथ साझा किया जा सकता है और उन्हें एक चार्ट बनाकर भी आंगनबाड़ी या बैठक स्थल पर रखा जा सकता है। उसका प्रारूप कुछ इस तरह का हो सकता है। शीर्षक में और सूचनाएं इस प्रकार क्रमवार रखिए जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। हेल्पलाइन, राज्य या राष्ट्रीय महिला आयोग जैसे संगठन जो शिकायतों के निवारण की सुविधा प्रदान करते हैं और प्रक्रिया करते हैं और कार्यवाही करते हैं। महिलाओं, बच्चों और उनकी सूचना के लिए कार्य करता है। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जो बाल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करने और अधिकारों का उल्लंघन की जांच करने के लिए अनिवार्य है। पता, फोन नंबर 1098। ये सत्र अब यहीं समाप्त हुआ। आपको जो भी जानकारियां मिली उन्हें हमेशा याद रखें। इनके बारे में अपने मित्र और सगे संबंधियों से बेझिझक बातें करें।